Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE क्लास 9th। आज हम बी हाइव बुक का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। लोग कहते हैं, एवलिन ग्लेनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गॉड तो ग्लेनी की सुनने की शक्ति तो ले सकते हैं, लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने मतलब ईश्वर ने उसे एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया हुआ है। वाट वी हीयर सी फील्स, और वो गिफ्ट क्या है कि जिन चीज़ों को हम सुनते हैं ग्लेनी फील कर सकती है फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा डीपली वो चीज़ों को सेंस कर सकती है, वो चीज़ों को महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, यही वजह है शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, कि वो म्यूज़िक को इतना खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस करती है, बशर्ते जबकि उसका हियरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी लॉस हो गया है, वो बिल्कुल भी बहरी है, वो सुन नहीं सकती। इसके बावजूद भी वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। इस कहानी में हम ऐसे ही पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एवलिन ग्लेनी ही है, जो अपनी फ़िज़िकल जो डिसेबिलिटी है उसकी वो सुन नहीं सकती है, बावजूद इसके सी मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, अपने लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर देती है अपने हार्ड लेबर और डिटर्मिनेशन के द्वारा। सो लेट अस स्टार्ट। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो राइट साइड में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका मीनिंग देख लेते हैं। जॉसल मीन्स पुश रफली। जब भीड़ भाड़ होता है प्लेटफॉर्म वगैरह पे या मार्केट प्लेस पे, तो लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। स्लाइट मीन्स ए स्मॉल एंड थिन, जब आप अपने उम्र से थोड़े कम दिखने लगते हैं अपने साइज़ के वजह से या पतले दुबले होने के वजह से, तो उसको स्लाइट कहा जाता है। डाउंटिंग मीन्स फ्राइटनिंग, जो अफ्रेड ऑफ, जिसको फियर कहते हैं आप, स्केयर कहते हैं। एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, ए पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, उसको हम एस्पायर म्यूजिशियन कहते हैं। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ये मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में भीड़ प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा है, तो लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए, रश आवर में वैसे भी एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे पीछे लोग चलते हैं। ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी और पतली दुबली सी गर्ल है। लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, उसकी उम्र तो 17 ईयर्स है, लेकिन वो अपने उम्र से थोड़ी छोटी ही दिखती है, क्योंकि वो छोटी भी है साइज़ में और वो पतली दुबली भी है। was nervous
एट एक्साइटेड, वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। क्यों? एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब वो ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे तो उसके जो वाइब्रेशंस उसको महसूस होते हैं, उससे वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। अब आगे हम देखेंगे कि वो नर्वस और एक्साइटेड क्यों है। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। वो लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन के लिए जा रही है, इसलिए वो थोड़ी एक्साइटेड भी है और नर्वस है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो घर से बाहर निकल रही है। वो स्कॉटिश फार्म उसको कह रहे हैं, मतलब वो स्कॉटिश लड़की है। स्कॉटलैंड और लंदन ब्रिटेन दोनों आसपास ही हैं, तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही पार्ट हुआ करता था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और ये थोड़ा सा फ्राइटनिंग है किसी भी टीनेजर के लिए जब वो फर्स्ट टाइम किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिले के लिए जा रही होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो फ्राइटनिंग हो ही जाता है। और चूँकि स्कॉटिश फार्म, फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म कहने का मतलब है कि जो एवलिन ग्लेनी है वो फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेशर वो अपने घर से बाहर निकल रही है और ब्रिटेन के सबसे बड़े प्रेस्टिजियस म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन होने जा रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस भी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, क्योंकि वो एज ए कैरियर म्यूजिशियन बनना चाहती है, तो उसके लिए एक इससे भी बड़ा चैलेंज है उसके साथ। क्या चैलेंज है? शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, कि वो बिल्कुल भी डीप है, वो बिल्कुल भी बहरी है, कुछ सुन नहीं सकती। इसके बावजूद वो चाहती है कि एज ए म्यूजिशियन वो अपना कैरियर स्टार्ट करे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है इसके लिए। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी बॉर्न डीफ है, बचपन से ऐसा उसको ये डिसेबिलिटी नहीं है। इसका जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो ग्रेजुअल हुआ है, मतलब धीरे धीरे उसका लॉस ऑफ हियरिंग हुआ है, वो धीरे धीरे उसको सुनाई कम पड़ने लगा है और फाइनली वो बिल्कुल भी डिफ हो जाती है। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उसकी मदर याद करती है कि वो कब फर्स्ट टाइम उसे नोटिस करी थी कि उसे सुनाई कम दे रहा है, और तब वो मात्र 8 years old थी और वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, तो जब उसका नाम कॉल किया जा रहा था तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। इट मीन्स कि उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कोई उसको बुला रहा है, उसका नाम कॉल कर रहा है। आई सडनली रियलाइज, और तब उसकी मम्मी को लगता है, रियलाइज़ करती है उसकी मम्मी, शी हैडंट हर्ड, कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाती है। सेज इसाबेल ग्लेनी उसकी मम्मी है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो फॉर क्वाइट ए वाइल, तो कुछ दिनों तक तो एवलिन क्या करती है, ये कंसील करती है अपने डिफनेस को, जो ग्रोइंग डिफनेस, उसके जो सुनने की जो ताकत थी, सुनने की जो कैपेसिटी थी वो लूज़ कर रही थी, लेकिन इस चीज़ को वो डिस्कस नहीं करती है, बल्कि वो कंसील करती है, छुपाती है। किससे छुपाती है? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अपने टीचर्स से छुपाती है।
बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड। लेकिन 11 ईयर्स के होते होते और जब उसके मार्क्स डिटोरिएट होने लगे, जब उसके परफॉर्मेंस ख़राब होने लगे स्कूल में, एंड हर हेड मिस्ट्रेस ऑज हर पेरेंट्स, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उसके पेरेंट्स को बुला के और उनको कहती हैं टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि इस बच्ची के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो हियरिंग प्रॉब्लम है इसके साथ, तो आप इसे प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब उसके पेरेंट्स जब एवलिन ग्लीनी को ले जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास उसको चेकअप के लिए, तब वहाँ पे पता होता है दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग है वो बिल्कुल भी डैमेज हो चुका है। सिवियरली इम्पेयर्ड वो हो चुकी है, मतलब ख़तरनाक स्थिति में वो डिसेबल हो गई है, एज ए रिजल्ट, जिसके वजह से एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो उसकी जो नर्व डैमेज है, जो उसको हेल्प करते हैं किसी भी इंसान को सुनने के लिए, ये जो नर्व उसका जो नर्व है वो डैमेज हो चुका है, और उसके जो नर्व डैमेज हो गए हैं, हियरिंग नर्व्स जो होते हैं कान के अंदर, वो डैमेज हो गए हैं, और उसके वजह से वो अब बिल्कुल भी इम्पेयर्ड हो गई है, डिसेबल हो गई है, डिफ हो गई है, अब वो सुन नहीं पाएगी। दे वेर एडवाइज्ड, उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे हियरिंग एड्स लगा दिया जाए, एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डिफ, और डिफ के स्कूल में उसे भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन याद करती है कि उस दिन बिल्कुल भी उसके सामने अंधेरा छा गया था, एकदम से लाइफ बिल्कुल भी ब्लैक हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था। और स्वाभाविक है, किसी भी स्वस्थ आदमी है जो अचानक से उसको दिखाई देना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग है और एक टर्निंग पॉइंट भी है, बहुत ही डिजास्टर्स चीज़ है ये। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से लड़की नहीं है, हार मानने वाली बिल्कुल भी शख्स नहीं है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, और वो बिल्कुल भी डिटर्मिन थी कि वो स्पेशल लाइफ नहीं जिएगी, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ ही लीड करेगी, एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक उसका हॉबी था, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसी में म्यूज़िक में ही अपना कैरियर वो बनाएगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, तो एक दिन एक लड़की को वो देखती है जाइलोफोन बजाते हुए, एंड डिसाइडेड, तो वो भी डिसाइड करती है दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन जितने भी वहाँ पे टीचर्स थे सब ने उसे डिस्करेज किया, उसे मना किया कि आप नहीं बजा सकती। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन वहाँ जो परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट राइट साइड में मीनिंग दिया हुआ है ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, एंड बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शख्स बजा सकते हैं उनको हम परकशनिस्ट कहते हैं। और जाइलोफोन तो सामने में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप देख ही रहे हैं, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रो ऑफ वुडन बार्स एंड डिफरेंट लेंथ्स, वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो एक जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, परकशनिस्ट उसे बजाने वाले पर्सन हैं, जो ऐसा पर्सन जो ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। तो वहाँ पे रॉन फोर्ब्स नाम के परकशनिस्ट थे, उन्होंने इसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, ट्रेस किया, और उसे लगा कि नहीं, इस लड़की में काफ़ी पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकती है।
तो ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने क्या किया, 2 बड़ा सा ड्रम लिया और दोनों को ट्यूनअप करते हैं विथ 2 डिफरेंट नोट्स, 2 डिफरेंट नोट्स के साथ उसको ट्यूनअप करते हैं। एंड फिर उसको बोलते हैं डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और ग्लेनी को, एवलिन ग्लेनी को कहते हैं कि आप कान से तो सुन नहीं सकती, तो डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कान से तुम बिल्कुल भी मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो आप बॉडी के दूसरे पार्ट से कुछ दूसरे वे में इसे सुनने की कैपेसिटी डेवलप करो, कोशिश करो कि कान के अलावा भी हम किसी दूसरे वे में इसको सुन सकें। सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और अचानक ही जब वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, रॉन फॉब्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, तो अचानक ही इसे समझ में आता है, वो रियलाइज़ करती है कि वो हायर ड्रम को अपने वेस्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से महसूस कर सकती है और लोअर ड्रम को वो अपने वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से फील कर सकती है, उसको सेंस कर सकती है। तो फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो फोर्ब्स इस प्रैक्टिस को, इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते हैं और तब जल्दी ही एवलिन को पता हो जाता है, वो डिस्कवर कर लेती है कि अब वो सर्टेन नोट्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के हेल्प से महसूस कर सकती है, उसको सुन सकती है या सेंस कर सकती है या फील कर सकती है, आप कह सकते हैं। तो आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो एवलिन कहती है कि आई हैड लर्न, तब तक वो सीख चुकी थी कि हाउ टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, कि माइंड और बॉडी को हम कैसे खोल सकते हैं टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, जो साउंड्स एंड वाइब्रेशंस हमारे सराउंडिंग्स में आसपास प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम कैसे अपने माइंड और बॉडी के हेल्प से उसको हम सेंस कर सकते हैं। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। तो अब जब आपको रोड मैप मिल गया, जब आपको रास्ता मिल जाता है कि हमको इस रास्ते पे चलना है, तो आपके लिए आपका टारगेट अचीव करना आसान हो जाता है। तो अब उसको क्या चाहिए था, बस सीयर डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड हार्ड वर्क, और वो उसके पास था ही। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। सी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो उसके बाद वो क्या करती है, एक ऑर्केस्ट्रा की वो पार्ट बन जाती है और फिर वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में, पूरे ब्रिटेन में वो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करते हैं लोग, उसके साथ वो भी घूमती है। और बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 की हो जाती है, 16 की रही होगी, शी हैड डिसाइडेड, तभी वो डिसाइड करती है टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि उसे म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाना है। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ के लिए ऑडिशन वो देती है। ऑडिशन राइट साइड में इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। तो ऑडिशन टीवी पे भी हम लोग देखते हैं, ऑडिशन देते हैं लोग, तभी क्वालिफाई करते हैं। तो वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है म्यूजिक के लिए, वहाँ पे जाके अपना ऑडिशन देती है और वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री होता है। वो कहते हैं एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के हिस्ट्री में
वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स वो स्कोर करती है। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीरे धीरे, पहले तो वो एक म्यूज़िक ग्रुप की एक मेंबर थी, ऑर्केस्ट्रा की एक पार्ट थी, और अब वो धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू करती है, मतलब सिंगल परफॉर्मेंस देना वो शुरू करती है। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल का जो कोर्स होता है उसके समाप्त होने तक, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो करीब करीब सारे अवार्ड्स उसको ही मिल जाते हैं उस एकेडमी से। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन इतने बेस्ट परफॉर्मर रहने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिलने के बावजूद भी, वो डाउन टू अर्थ ही है, वो बहुत ही पोलाइट है, और वो एक्सेप्ट करती है कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट मेरा नहीं है, जो भी हार्ड वर्क करेंगे वो अचीव कर सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, यू विल गेट देयर, तो यू कैन अचीव योर गोल, ऐसा वो कहती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल अपने फील्ड में टॉप पे पहुंच जाती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। तो मल्टी परकशनिस्ट जो होते हैं, तो ये भी सी इज़ वन ऑफ देम, कि वो सोलो परफॉर्मर में सी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर परफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule, और वो across the world वो इंटरनेशनल स्टार बन जाती है अब तो, और across the world पूरे वर्ल्ड में वो विज़िट करती है, टूर करती है, और अपना परफॉर्मेंस देती है। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, और ये intriguing, fascinating and curious, जिसको देख के आप काफ़ी कैप्टिवेट हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, तो दैट इज़ intriguing। तो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो बिना सुने भी, एक बहरा होने के बावजूद भी वो इतना एफर्टलेसली अपना परफॉर्मेंस देती है, इसको देख के कोई भी फैसिनेट हो सकता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, और ये जो ऑथर हैं वो उसके साथ 2 घंटे तक उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि वो एक भी वर्ड मिस नहीं करती है, और थोड़ा वो हंसती है थोड़ा, और वो कहती है मैन विथ बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ट, और वो थोड़ा मजाक के सेंस में कहती है, हंसने के लिए, कि जो बूसी बियर्ड्स वाले जो आदमी होते हैं वही मुझे ट्रबल देते हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ लिप्स की बात नहीं है, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज़। तो ये जो पूरा फेस का एक्सप्रेशन है वो म्यूज़िक के एक एक बीट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, और इतना पैशन होना चाहिए एक म्यूजिशियन में। तो उस लेवल तक एवलिन गिलिनी पहुंच चुकी थी। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक, बिल्कुल भी फ्लॉलेसली, एक भी वर्ड वो मिस नहीं करती है, तो एकदम फ्लॉलेस है अपने डिस्कशन में। और लिल्ट का मतलब होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग, जो टोन होता है आपका, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो भोजपुर है तो हिंदी भी बोलेंगे तो थोड़ा सा भोजपुरी टोन आ जाता है, पंजाबी, हरियाणवी या बंगाली हैं या साउथ इंडियन हैं, वो जो भी बोलते हैं जिस भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश बोले हिंदी बोले, तो उनमें एक अपना एक रीजन का टोन हो जाता है, तो दैट इज़ लिल्ट। तो वही कहती है सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो फ्लॉलेसली तो बोलती है विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश टोन के साथ।
माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। वो कहती भी है कि उसका स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि वो बाई बर्थ वो डिफ नहीं है। तो 11 ईयर्स तक तो वो सुन भी सकती थी और बोल भी सकती थी, और आफ्टर 11 ये प्रोफाउंड डिफनेस उसको डेवलप होता है, वो बहरी हो जाती है, तो इसलिए उसका जो स्पीच है वो क्लियर है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन स्कॉटिश तो वो थी ही, इंग्लिश अच्छे से बोलती ही है फ्लॉलेसली, लेकिन इसके बावजूद भी, इसके साथ साथ वो फ्रेंच भी काफ़ी अच्छे से सीख चुकी थी और बेसिक जापानीज़ भी वो उसे आता था। तो ये कैसे वो सीख पाई, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता है उसकी बातों से। वो जीनियस थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ईश्वर ने उसे कुछ ब्लेसिंग्स दिया था। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक के बारे में वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, पूरे बॉडी में, बॉडी का हर पार्ट बिल्कुल म्यूजिक से सराबोर है इसका। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मीन्स काउजेज स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग, जैसे स्टिंग कर दिया जाता है आपके स्किन में, कोई सुई चुभा दिया देता है, प्रिकिंग जिसको आप कहते हैं। तो स्किन के माध्यम से भी वो म्यूजिक को सेंस कर सकती है, इतना वो पैशनेट है म्यूजिक के प्रति। तो कहती है इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो कहती है स्किन में भी ये जैसे वो पिन मारते हैं उस तरह से स्टिंग हो जाता है, चिक बोन्स में भी हो जाता है, इवन वो हेयर जो उसका है वो भी म्यूज़िक को पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको ट्रेस कर सकता है। मतलब इस तरह से कि वो म्यूज़िक में बिल्कुल भी सराबोर है, उसका पूरा बॉडी पार्ट्स। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो फिंगर टिप्स में फिंगर के माध्यम से जो वो स्टिक्स पकड़ी होती है, तो जो फिंगर टिप्स है उसमें भी वो म्यूज़िक को सुन सकती है, म्यूज़िक को फील कर सकती है। इस तरह की जीनियस एवलिन ग्लेनी है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब ड्रम बजाते बजाते ड्रम के पास वो जब वो लीन करती है, बेंड करती है, मुड़ती है, झुकती है, सी कैन फील द रिसोनेंसेज, तो वो जो इको साउंड सुनाई उसको देता है, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, तो उसके पूरे बॉडी में वो जो इको साउंड होता है, रिसोनेंसेस यानी इकोज ऑफ साउंड्स, वो उसके पूरा बॉडी रिसीव करता है उस चीज़ को। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज़, और जो उसका प्लेटफॉर्म होता है जब वो परफॉर्मेंस अपना देती है, वो प्लेटफॉर्म वुडन का होता है, और जब वो प्लेटफॉर्म पे आती है अपने शूज़ को निकाल देती है। और क्यों निकाल देती है? सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो इसलिए निकाल देती है कि उसके जो वाइब्रेशंस हैं, म्यूज़िक के जो वाइब्रेशंस हैं, वो उसके पैर से होते हुए, तलवे से होते हुए और पूरे पैर तक आ जाएं, उसके पूरे शरीर तक अनुभव कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, अपने दर्शकों को अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने काफ़ी इंटरटेन किया है अपने दर्शकों को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसे 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और किस एजेंसी के द्वारा दिया गया है? उसका नाम है रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज़। तो ये सोसाइटी उसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड देती है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जो मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स हैं वो उसके बारे में कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हियरिंग
ईश्वर तो हियरिंग कैपेसिटी इसका ले चुके हैं, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ईश्वर ने उसे बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी हैं। क्या दी हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें? व्हाट वी हियर, जिन चीज़ों को हम सुन सकते हैं, सी फील्स, उसको वो महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा डीपली, ज़्यादा गहराई में वो उन चीज़ों को महसूस कर सकती है जिन चीज़ों को हम सिर्फ सुन सकते हैं। दैट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग गिफ्टेड बाय द गॉड हु हैज़ टेकन हिज हियरिंग कैपेसिटी। दैट इज़ वाई, यही वजह है, सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, कि वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन रियलाइज़ करती है इस चीज़ों को, कन्फेस करती है दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोहलिक, कि वो एक वर्कोहलिक टाइप की पर्सन है। वर्कोहलिक किसे कहते हैं? ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, ऐसा पर्सन जो हमेशा काम में व्यस्त हो और काम उसे छीन लिया जाए, उसे बैठा लिया जाए, आराम करने के लिए दे दिया जाए तो परेशान हो जाता है। तो ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी वर्कोहलिक है, मतलब उसे बस काम और काम ही चाहिए होता है। सुबह में अगर आप नींद खुलती है आपकी, तो सोने से पहले बेड पे जाने से पहले तक बस काम ही काम आप अगर करते नज़र आ रहे हैं तो ऐसे पर्सन वर्कोहलिक कहलाते हैं। तो ये कहती है कि कुछ हद तक हम भी एक वर्कोहलिक ही हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और हम तो बस आए ही हैं काम करने। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जिन्हें बहुत प्रैक्टिस करना होता है, बहुत हार्ड वर्कर्स वो होते हैं, उनसे भी ज़्यादा ये प्रैक्टिस करती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन वो कहती है क्योंकि डाउन टू अर्थ है, बहुत ही पोलाइट है, और कहती है लेकिन जो हमें रिवार्ड्स दिए हुए हैं वो लगता है कि कुछ बहुत बड़े रिवार्ड्स हैं हमारे लिए। हो सकता है कि उतना हम डिज़र्व ना करते हों या उतना ज़्यादा मेहनत हम ना करते हों, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा हमें रिवार्ड दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो रेगुलर कंसर्ट्स तो देती ही है, म्यूज़िक कंसर्ट्स वो देती है, लेकिन इसके अलावे भी एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट्स भी देती है, अपना फ्री परफॉर्मेंस भी देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो यंग म्यूजिशियंस हैं, एस्पायरिंग जो म्यूजिशियंस हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही स्पेशल केयर लेती है उनका, और इस काम को वो बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पे करती है, यानी कि ग्रेट इम्पोर्टेंस देती है। एन रिक्लिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, एक जो एन रिक्लिन है जो बीथोवेन फंड फॉर डीफ एक NGO चलाती हैं बच्चों के लिए, वो कहते हैं सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, कि ये जो एवलिन ग्लेनी है वो डीफ चिल्ड्रेन के लिए तो शाइनिंग इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बिल्कुल भी प्रेरणा की स्रोत हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, और उन्हें लगता है एवलिन ग्लेनी को देख के डीफ चिल्ड्रेन को, डीफ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो भी जो भी चाहें वो वहाँ पहुँच सकते हैं, जो भी उनका डेस्टिनेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जो वो नहीं पहुँच सकते, जो नहीं जा सकते वहाँ पर। इस तरह से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती हैं एवलिन ग्लेनी उन डीफ बच्चों के लिए। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, तो इतने कम उम्र में ही वो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट करी है, इतने ज़्यादा अवार्ड्स ली है, इतने ज़्यादा रिकॉग्निशन उसे वर्ल्ड वाइड मिला है कि बहुत सारे जो लोग हैं उसके डबल उम्र में जाके भी उतना अचीव नहीं कर पाते।
शी हैज़ ब्राउट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने परकशन को यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं उसको वो कहाँ पे ला के खड़ी कर दी है, ऑर्केस्ट्रा में बिल्कुल फ्रंट लाइन पे वो खड़ी कर दी है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और उसने ये भी दिखाया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग हो सकता है, बहुत ही मूविंग हो सकता है, बहुत फैसिनेटिंग हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, और उसने इंस्पिरेशन दिया है टू दोज, किन लोगों को दिया है, हु आर हैंडीकैप्ड, जो डिसेबल लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों के लिए एवलिन ग्लेनी जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो हैंडीकैप्ड डिसेबल के लिए तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ही, उसको देख के और वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह का इंस्पिरेशन उसको ही देख के, एवलिन ग्लेनी को ही देख के लोगों को आता है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसके अलावे इससे भी ज़्यादा उसने क्या दिया है वर्ल्ड को, अपने जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, लाखों लोगों को उन्होंने इंटरटेन किया हुआ है, उनको प्लेजर दिया हुआ है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है एवलिन ग्लेनी के लिए, जो एक डिफ होते हुए भी और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी और बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनती है। तो इसी नोट पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है।